गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 16, आखिर कितनी ज़मीन। यहाँ आखिर कितनी ज़मीन यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति अपने जीते जी पूरे समय मेहनत करता है, लेकिन वह कभी भी उसकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। और यही बात यहाँ पर बताई गई है कि प्राचीन काल में, अर्थात बहुत पुराने समय की बात है कि पुराने समय में दो बहनें थी। तो दोनों बहनें का विवाह हुआ। एक बहन सौदागर के साथ शादी हुई। सौदागर मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जो धंधा करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन्हें कहते हैं सौदागर। और जो दूसरी बहन थी वह एक किसान के घर में ब्याही थी, अर्थात किसान के घर में उसकी शादी हुई थी। तो इस तरह से दोनों बहनें अलग अलग जगह पर गईं, लेकिन जो बड़ी बहन थी उसका विवाह अच्छे परिवार में हुआ और छोटी बहन थी वो गरीब किसान के घर में गई। तो एक बार बड़ी बहन छोटी बहन के घर गई और कहा कि मेरा जीवन तो बहुत सुखमय जाता है, मैं तो बहुत अच्छे से जीती हूँ, मैं तो शहर में रहती हूँ, बहुत आराम करती हूँ, अच्छा कपड़ा पहनती हूँ, घूमने फिरने जाती हूँ, सैर सपाटे में जाती हूँ, तमाशे देखती हूँ, थिएटर में जाती हूँ, मेरा तो पूरा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। लेकिन छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह कहने लगी कि ये भी कोई ज़िंदगी है क्या, सजी धजी ज़िंदगी जीते हो आप लोग, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाएगा। उसकी बहन ने इस तरह से कहा, जी जी, हम लोग तो बहुत सिंपल जीवन जीते हैं, बहुत सादा जीवन जीते हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। तो बड़ी बहन ताना मारते हुए कहती है कि तुमने जीवन के सुख और आनंद तो देखे ही कहाँ हैं, तुम्हें क्या पता चलता है कि आनंद किसे कहते हैं या सुख किसे कहते हैं। सुख तो मैंने देखा है, जो हम लोग पूरा दिन घूमते फिरते हैं, मज़े से रहते हैं, थिएटर जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, हमें जहाँ जाना होता है हम वहाँ जाते हैं। तुम्हारी कोई ज़िंदगी है? तुम तो पूरा दिन काम करती रहती हो, पूरा दिन इस तरह से काम करती रहती हो, तो क्या ये कोई जीवन है? छोटी बहन का जो पति होता है, जो किसान होता है, उसका नाम होता है दीना। तो दीना दोनों बहनों की बातें सुनता रहता है। दीना को लगता है कि सही बात है, मैं तो इसको विवाह करके लाया हूँ, तो मैंने तो इसको कोई सुख दे पाया नहीं है। अब तो वो पूरी ज़िंदगी उसने, जो दीना होता है, जो छोटी बहन होती है किसान, जो उसका पति जो किसान होता है उसका नाम दीना होता है। तो दीना को ऐसा लगता है सच में मैंने से पूरी ज़िंदगी कोई सुख नहीं दे पाया, और बोलता है, अपने मन में सोचता है कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी धरती माँ की सेवा में ही लगा दी, कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हमारे पास तो इतनी ज़मीन भी नहीं है जो हम अच्छी तरह से उसको बना सकें, उसको कर सकें। तभी पता चलता है, जब उसको समय निकलने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि ज़मींदार की ज़मीन बिकने वाली है। तो दीना को लगा कि जो ज़मींदार की ज़मीन बिक रही है वह ज़मीन मैं भी खरीद लूँ, बराबर। तो वो ज़मीन को दीना खरीदने के लिए जाता है और दीना उस ज़मीन को, 1 एकड़ ज़मीन होती है जो, उसे वह खरीद लेता है, जिसमें वो क्या करता है कि कुछ फलों के पेड़ लगाता है, कुछ ज़मीन की फसलें करता है, और इस तरह से वो फसल देखकर बहुत खुश हो जाता है, बहुत फूला नहीं समाता, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। अब दीना काफ़ी खुश था, उसे अब किसी बात की तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ़ थी। क्या तकलीफ़ थी? अब उसे जीने में कोई परेशानी नहीं थी, उसकी खुद की ज़मीन हो गई थी, वो खुद की ज़मीन पर काम करता था, क्योंकि पहले वो दूसरे की ज़मीन पे काम करता, अब खुद की ज़मीन पर काम करता है। और उसने कुछ जगह पर पेड़ पौधे भी लगा दिए, फलों के पेड़ लगा दिए, तो अब दोनों का जीवन बहुत अच्छी तरह से जाने लगा। लेकिन उसे एक तकलीफ़ थी कि जहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी करता था, वहाँ जो पड़ोसियों के मवेशी, मवेशी मतलब होता है जानवर, जो पड़ोसियों के जानवर थे, वो क्या करते थे कि दीना के खेतों में घुसकर सारी फसलें खराब कर देते थे। यह बात दीना ने काफ़ी बार पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आखिर तंग आकर जो दीना था, उसने क्या किया, तंग आकर उसने अर्जी भी करी, कोर्ट में जाकर उसने अर्जी भी करी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।
अब पड़ोसी लोग उससे क्या करने लगे, उसे उससे जलन करने, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब उससे जलन होना, उन्हें बहुत ज़्यादा उनसे जलन होने लगी। फिर क्या था, बहुत ज़्यादा उससे उससे जलन होने लगी। फिर क्या, उसी दिन, उन्हीं दिनों सतलुज के पार, सतलुज मतलब एक नदी थी, नदी के उस तरफ ये कहा गया कि भी नई बस्ती बसने वाली है। अब तो ये सारी बातें उसे पता चली, और किसको पता चली, दीना को पता चली। तो दीना ने सोचा कि 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में मिल रही है, अगर जो भी सतलुज नदी के उस तरफ रहने जाएगा उसे वह ज़मीन क्या होगी, मुफ्त में मिलेगी। तो ये बात दीना के कानों में पहुंची, तो दीना को लगा कि मैं ये ज़मीन बेचकर और सतलुज के उस तरफ ज़मीन ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इन पड़ोसियों की जानवरों से बहुत परेशान हो गया हूँ। तो इससे अच्छा कि मैं वहाँ पर ज़मीन ले लूँगा, तो शायद मुझे कोई परेशान करनी, उनके जैसे जानवर मवेशी हैं जो परेशान करेंगे, तो मुझे अब परेशानी भी नहीं होगी। फिर उसने उस परदेसी किसान से उस ज़मीन के बारे में पता लगाया। फिर उस ज़मीन के बारे में जो उन्हें पता लग गया, तो उसके बाद क्या गया, ये भी सुनने को आया कि ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो इस वजह से उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं अब क्या करूँगा कि अब मैं परिवार के जो सतलुज नदी है उसके उस तरफ चला जाऊँगा। फिर क्या हुआ कि गांव में पंचायत बैठती है, तो जहाँ गांव में पंचायत बैठती है वहाँ पर उसने अर्जी दी, और जैसे ही उसने अर्जी दी वहाँ पर उसके अर्जी को स्वीकार कर लिया गया। अब क्या था, दीना अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। दीना अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ पर चला गया सतलुज नदी के उस तरफ, कि वहाँ पर क्या हुआ कि किसी प्रकार का उसे कोई प्रकार का टेंशन नहीं था। अब तो दीना वहाँ पर भी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसके बाद दीना इतना प्रसन्न था, इतना खुश था कि अब उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। अब तो ढेर सारे उसके पास भी मवेशी थे, अर्थात उसके पास बहुत सारे जानवर थे, और खुला मैदान, इतना बड़ा मैदान था कि जहाँ पर वो चाहे वो अपने जानवर को वहाँ पर चराने के लिए भेज सकता था, यानी उनको खाने के लिए पूरता सब कुछ था उनके पास, सब कुछ सामान था, वो बहुत खुश था। कुछ दिन बाद उसे ठीक ठाक चलता था। अब तो उसे घर परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगी। अब उसे क्या लगने लगा कि अब तो मेरी ज़मीन मुझे कम लग रही है। तो एक दिन की बात है कि एक सौदागर आता है, एक व्यापारी वहाँ पर आता है अपने घोड़े को चराते चराते। तो जब उसके घोड़े को भूख और प्यास लगती है तो वह कहाँ रुक जाता है, दीना के घर के पास जहाँ पर सतलुज नदी होती है, वहाँ पर वो अपने घोड़े को पानी वानी पिलाता है, और वहीं पर वह बात करता है। किसके साथ बात करता है, दीना अपने जो व्यापारी जो सौदागर आया होता है उससे बात करता है। क्या बात करता है कि यहाँ पर मन ही मन निश्चित करता है, और वहाँ पर वो बताता है, जो घोड़ा सवार आता है जो सौदागर, वो उन्हें बताता है कि जो यहाँ पर नदी के उस तरफ जाता है उसे बहुत सारी ज़मीन मिलती, जहाँ तक आप नज़रें घुमाएं, जहाँ तक नज़रें घुमाएं वहाँ तक ज़मीन ही ज़मीन नज़र आती है, इतनी बड़ी ज़मीन है। अब तो दीना मन ही मन में सोचने लगा, अब तो दीना मन मन में सोचने लगा कि अगर वो ज़मीन मुझे मिल जाए तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। उसे बहुत ज़्यादा वह बात की प्रसन्नता हो गई। अब क्या था, दीना वहाँ उस ज़मीन के बारे में सोचने लगा। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और कहा कि सौदागर ने जो ज़मीन हमें बताई है, चलो हम वहाँ पर जाते हैं। अब तो दीना ने रास्ते के लिए खाना पीना बांध लिया, उपहार बांध लिए, मिठाई बांध ली, सारी चीज़ें उसने अपने साथ बांध लिया। 7 दिन का सफ़र था, तय करके वे दोनों उस स्थल पर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे, उस जगह पर पहुँचे जहाँ उन्हें जाना था। दीना ने देखा कि वो स्थल पर जहाँ उसकी नज़र जा गई, उतनी लंबी चौड़ी ज़मीन देखकर दीना प्रसन्न हो गया। अब तो दीना सोचने लगा, ये सारी ज़मीन अगर मेरी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। दीना ने देखा सौदागर ने ठीक बताया था, वहाँ कौल लोग की जाति थी, एक जाति का नाम था कोल जाति। तो वहाँ भी एक जाति थी, तो दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन, जितनी ही लंबी चौड़ी हमारी नज़रें जा रही हैं
वहाँ ज़मीन ही ज़मीन दिखाई दे रही थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी थी। ज़मीन भी काफ़ी अधिक थी और बहुत अच्छी थी, उपजाऊ ज़मीन थी। अब तो कोल लोग ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते थे और शिकार करते थे। तो दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर आने लगे। जहाँ पर उन्हें जाना था तो सब कोल की जाति देखने लगे कि यह कौन आया है। तो सभी लोग अपने तंबुओं से बाहर आने लगे। सभी उत्सुकता से किसकी ओर देखने लगे? दीना की ओर देखने लगे। अब दीना को उनकी बातें तो समझ में आती नहीं थी, वो दुभाषीय थे। तो जो बीच में गया था, जो व्यक्ति उनके साथ, वह क्या कर रहा था कि यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ पर कर रहा था। सारी बातें एक दूसरे के पास वह कर रहा था। तो फिर जब कोल जाति बहुत प्रसन्न हुए, कोल जाति को उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वे दीना को अपने सारे डेर पर ले गए और खूब उनका स्वागत सत्कार किया। दीना से खुश हो गए क्योंकि दीना ने क्या किया कि कोल जाति के जो मेन व्यक्ति होते हैं उन्होंने गिफ्ट दिया, पैसा दिया, मिठाई दी। तो वो कोल जाति के लोग बहुत खुश हो गए और दीना से प्रसन्नतापूर्वक बात करने लगे। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना समझ गया कि कोलों का सरदार है। अब तो दीना ने क्या किया, दीना को पता चल गया कि हाँ यही कोलों का सरदार है, तो सबसे पहले हमें इसे ही मनाना होगा। अब तो जो दीना था, तो जो कोलों का सरदार था, उनको क्या किया दीना ने कपड़े दिए, मिठाई दी, चाय का डिब्बा दिया, बहुत सारी उसे भेंट दी। तो बहुत वो खुश हो गया, मन ही मन खुश होकर बैठ गया। दीना ने सरदार से ज़मीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया हमारी ज़मीन का एक ही दाम है, एक दिन का 1000 रुपये। अब क्या हुआ कि जो कोल जाति का जो सरदार था उसने क्या बोला कि हमारी ज़मीन का एक ही दाम होता है, एक दिन में आप जितनी ज़मीन माप लो, आपको 1000 एक दिन का देना होगा। अब तो दीना तैयार हो गया, दीना खुश हो गया। ठीक है, दीना ने हामी भर दी। एक दिन का 1000 रुपया। ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन होगी। सरदार मुस्कुराता हुआ बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है, दिन भर पैदल चलकर तुम जितनी जमीन नाप सको वह तुम्हारी होगी, कीमत केवल 1000 रुपये। यह सुनकर दीना मन ही मन खुश हो गया। सरदार फिर बोला, लेकिन जमीन केवल एक शर्त पे है। शर्त कैसी? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह तुम चलोगे, सूरज ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस आना होगा। यदि तुम सूरज ढलने से पहले वापस नहीं आए तो तुम्हें ज़मीन भी नहीं मिलेगी और तुम्हारे रुपए भी वापस नहीं मिलेंगे। दीना ने शर्त मंजूर कर ली, क्योंकि दीना को जब कोलो के सरदार ने कहा कि तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें जितनी तुम ज़मीन नाप सको, एक दिन में सूरज उगने से पहले जितनी ज़मीन माप सको और सूरज ढलने से पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस आना होगा। अगर तुम उस जगह पर वापस नहीं आए तो तुम्हारे एक दिन का 1000 रुपये का जो किराया होता है वो भी हमारा हो जाएगा और तुम ज़मीन पर भी कुछ कर पाओगे नहीं। ये हमारी शर्त है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो आपको सूरज ढलने से पहले इस जगह पर तुम्हें आना होगा। और मन ही मन दीना ये बात सुनकर खुश हो गया और उसने हामी भर ली, उसने उस शर्त को मंजूर कर लिया। फिर क्या था, रात में दीना पूरे दिन बिस्तर में लोटा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आए। वो कल्पना करने लगा, कल्पना मतलब वो देखने लगा, सोचने लगा कि दिन भर में मैं कितने किलोमीटर ज़मीन को आसानी से चल लूँगा। ऐसा कर कर वो दिन रात वह इसी प्रकार का सोचने लगा। अब क्या था, वह सुबह उठकर कहाँ पर आ गया, दीना अपनी ज़मीन के ऊपर मतलब कोलों के सरदार के पास वो आ गया। जल्दी से उठकर आ गया। घाटी ज़मीन बेच दूंगा, कुछ ज़मीन बटाई पर दूंगा, कुछ बेल खरीद लूँगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने लगूंगा। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। अब तो दीना मन ही मन सोचने लगा कि अगर इतनी बड़ी ज़मीन मुझे मिलेगी तो मैं ज़मीन पर क्या करूँगा, कुछ मैं ज़मीन से जो मैं खेती करूँगा उसमें मेरे पैसे आएंगे तो मैं बैल ले लूँगा और ज़्यादा बैल होंगे मेरे पास, और मेरे पास बकरी होंगी, जानवर होंगे, नौकर चाकर होंगे। फिर क्या था, ऐसे दिन मेरे फिर से बदल जाएंगे और मैं भी बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा।
ये सोच रहा था दीना, पूरी रात उसको सोचते सोचते निकल गई। अब सुबह के समय वो जाग गया, फटाफट तैयार हो गया और सुबह सुबह उठकर वो कहाँ पहुँच गया, वो और उसका जो दूसरा साथी था दोनों कोलों के पास पहुँच गए। दीना ने कोलों से कहा कि सूरज निकल आया है, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही सूरज निकल आया वैसे ही दीना ने कहा कि अब हमको चलना चाहिए। कोलों ने कहा अरे बैठो, चाय नाश्ता तो कर लो। तो कहा नहीं नहीं, अगर मैं चाय पीने में रहूँगा तो मेरा समय निकल जाएगा, इसीलिए मुझे चाय नहीं पीनी। सरदार ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या हुआ, उसी जगह से जहाँ से वो खड़े हुए थे उसी जगह से उन्होंने ज़मीन को मापना शुरू कर दिया। सरदार ने कहा दूर दूर तक फैली ज़मीन और इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी निगाहें जहाँ तक जा रही वो सब ज़मीन हमारी है और तुम्हें जहाँ तक चलना है वहाँ तक चलो, लेकिन सूरज ढलने से पहले तुम्हें इस जगह पर आना होगा। इतने से जितने चाहो ले लो, बराबर। उसके बाद क्या क्या किया, ज़मीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी, उसके अंदर सपने दिखाई दे रहे थे। अब सरदार ने क्या किया, अपनी एक टोपी उतारकर उसने ज़मीन के पास रख दी और कहा कि यह एक टोपी क्या है, निशान है। यह जगह से तुमने चलना शुरू किया तो तुम्हें सूरज ढलने से पहले पहले इसी जगह पर आना होगा। दीना ने सिर हिला दिया। अब क्या था, दीना ने उसी जो टोपी थी उसी टोपी में उसने पैसे भी रख दिए और अपना रोटी और अपने जो फावड़ा होता है वो सब लेकर लेकर वह चल दिया। अब उसकी नज़रें जहाँ घूमी वहाँ ज़मीन ही ज़मीन और अच्छी सी ज़मीन दिखाई दे रही थी। दीना ने लंबे लंबे कदम रखना शुरू कर दिया। अब 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास छीन दी। अब उसके बदले में फुर्ती आ गई। अब क्या हुआ कि उसने चलना शुरू कर दिया। अब 1000 किलोमीटर तक वो चलता रहा और उसने वहाँ पर फावड़ा से निशान लगा दिया और ऊंची घास घास छीन दी मतलब लगा दी कि यहाँ तक मैं चलकर आया हूँ। वहाँ तक उसने अच्छे से गड्ढा भी कर दिया और वहाँ ज़मीन भी लगा, उसमें घास भी लगा दी। उसने वहाँ पर निशान लगा दिया कि मैं यहाँ तक चलकर आया हूँ। चाल से चलते हुए उसे दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और उसे भूख लगने लगी। अब क्या था, उसे बहुत भूख लगने लगी क्योंकि चलते चलते सुबह से चल रहा है और इतनी गर्मी में चलते चलते उसकी हालत बिगड़ गई थी। अब उसे भूख भी लगने लगी, प्यास भी लगने लगी। उसने सोचा एक पहर बीत गया, एक पहर मतलब सुबह का समय निकल गया, अब दोपहर आ गई है, कुछ खा पी लेता हूँ। लेकिन तभी मन में ख्याल आया कि अगर मैं कुछ खाने पीने बैठ गया तो मेरा समय निकल जाएगा, खाना तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। इतनी अच्छी ज़मीन अगर मैंने छोड़ दी तो वो मेरी मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। शरीर में पूरा पसीने से लतर पतर हो गया। अब तो प्यास भी उसे लगने लगी, भूख भी उसके लगने लगी। अब तो वह चलने पे भी मजबूर हो गया। फिर उसने क्या किया, एक जगह पर ठहरा और उसने पानी निकाला, पानी पिया और कुछ खाया पिया। थोड़ा उसने आराम भी वहाँ पर किया और फिर से उसने चलना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर मैं सो गया, मुझे नींद आ जाएगी तो मेरा समय निकल जाएगा। इस वजह से वह लेटा नहीं और उसने खा पीकर मुँह हाथ धोकर थोड़ी राहत महसूस की और वह तुरंत वहाँ से चल दिया। अब क्या था, हीना ने चलना शुरू कर दिया। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। अब उसे लगने लगा कि अब सूरज ढलने वाला है। अब उसने फटाफट निश्चित बड़े बड़े कदम रखने लगा और जल्दी जल्दी लौटने के लिए वह चलने लगा। एक एक कदम अब उसका, क्योंकि उसने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। अब तो उसको क्या हो गया, बहुत तकलीफ होने लगी। उसे तकलीफ होने लगी, उसे ऐसा लगने लगा कि अब मुझसे आगे चला जाएगा नहीं। तो लंबी लंबी कदम तो रखने लगा। उसके पैर जगह जगह से छिल गए थे, उसके पैरों में खून निकलने लगा था, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसके मन में हुआ कि थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन उसने सोचा नहीं नहीं, अगर मैं आराम करूँगा तो क्या होगा, ये सूरज मेरा ढल जाएगा और मैं फिर से पैसे भी हार जाऊँगा और मुझे ज़मीन भी नहीं मिलेगी। अब उसने जो उसके शरीर पर कमीज़ थी वो भी उसने उतार कर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुँचा तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी।
और सारी रकम भी जब्त हो जाएगी। रकम मतलब सारे पैसे भी उसके जब्त हो जाएंगे। यह विचार आते ही वह फिर से उसके डर की वजह से उसके कदम आगे बढ़ने लगे। वह डर गया और उसकी छाती धड़कने लगी। फिर से उसने क्या किया, आंखों के आगे उसको अंधेरा छाने लगा। उसको प्रतिक्षण ढलता सूरज दिखाई देने लगा। वो एकदम घबरा गया। उसने हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलो की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोलो जोर जोर से आवाज़ दे रहे थे कि सूरज ढलने वाला है, सूरज डूबने वाला है, जल्दी आओ, जल्दी करो, तुम्हारी ज़मीन नहीं तो जब्त हो जाएगी, तुम्हारे पैसे भी जब्त हो जाएंगी, जल्दी करो। ज़मीन पर रखी टोपी दिखने लगी। अब वह जल्दी जल्दी कदम तो कर रहा था, पर उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। उसके पैरों से खून निकलने लगा। उसके पैरों में छाले बड़े बड़े पड़ गए। अब तो उसने लगा कि कोलो और सरदार सभी उसे बुला रहे हैं। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल पड़ी। लेकिन फिर भी उसको कोलो की जाति के लोग जो थे वो उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोलो जाति कहाँ खड़ी है? ऊंचाई पे खड़ी है, तो उन्हें सूरज दिखाई दे रहा है। और जो दीना था वह नीचाई की ओर था, तो उसे सूरज डूबता हुआ दिख रहा था। फिर उसे ऐसा लगा, मन में सोचने लगा दीना कि अभी भी सूरज ढलने में कुछ समय बाकी है। मुझे और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना होगा, मुझे और भी जल्दी जल्दी आगे चलना होगा। तभी सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत मेरी बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल पड़ी और कोलो अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोलो ऊंचाई पर खड़े हैं इसीलिए उन्हें सूरज दिखाई दे रहा है, और वह नीचाई पे खड़ा है इसीलिए उसे सूरज दिखाई नहीं दे रहा। उसके मन में फिर से विश्वास उठा। उसे लगा अभी भी मैं पूरी ताकत लगा सकता हूँ। उसने पूरी ताकत लगाई और लंबे लंबे कदम आगे बढ़ाने लगा। मुंह के बल जा गिरा। अब तो उसने लास्ट में टोपी पकड़ते पकड़ते टोपी के ऊपर उसके हाथ आ गया। आखिर उसने टोपी को छू ही लिया, और टोपी को छूते ही वो मुंह के बल गिर गया। अर्थात उसके मुंह, जहाँ से मुंह होता है उसी के ऊपर वो जमीन के ऊपर गिर पड़ा। वह खूब वाह वाह वाह, कोलो की जाति खुश हो गई कि वाह वाह वाह, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई, तुमने टोपी को छू लिया, वाह खूब। सरदार, जो कोलो का सरदार था, वह चिल्लाकर बोलने लगा, वाह 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 वाह, जितनी जमीन तुमने नापी वो जमीन तुम्हें मिल गई है, वाह 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 दीना, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। दीना का साथी पीछे से दौड़ता दौड़ता आ रहा था। उसने दीना को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दीना नहीं उठा, क्योंकि दीना तो मर चुका था। अब दीना तो मर चुका था। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया। दीना के साथी ने उसे बहुत उठाया, लेकिन दीना तो मर चुका था। अब उसके साथी ने क्या किया, उसी जमीन पर उसकी कब्र खोदी और उसको अंदर गड़ा दिया। फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी, जिसके लिए 2 मीटर जगह काफ़ी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर कितनी ज़मीन। यहाँ पर बताया गया है, हमें संदेश दिया गया है कि हमें जितने की आवश्यकता है हमें उतना ही लेना चाहिए। हमें हाय हाय नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छाओं को हमें तृप्त रखना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरे जीवन उसने मेहनत की, लेकिन उसने शांति से उसका जीवन नहीं निकला। उसने अपने जीवन को शांति से नहीं जी पाया। पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत की और अंत तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसीलिए वो आगे और आगे और आगे बढ़ता गया। अगर उसे थोड़ी ज़मीन पर भी वो संतुष्ट रह लेता तो आज ऐसी परेशानी नहीं होती, या आज दीना नहीं मरा होता। आज दीना के परिवार वाले जो अनाथ हो गए वो अनाथ नहीं हुए होते। इसीलिए हमें जितने की ज़रूरत है, जितने की हमें आवश्यकता है, हमें उतना ही लेना चाहिए। ज़्यादा अगर हम हाय हाय करेंगे तो हमें कुछ भी मिलेगा नहीं। इसीलिए हमें हमारी इच्छाओं को क्या रखना चाहिए, तृप्त रखना चाहिए। ठीक है, ये सब हमें अपनी इच्छाओं पर आधारित होना चाहिए। तो ये लेसन हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं को तृप्त रखना चाहिए। हमारी इच्छाएं सीमित होनी चाहिए। जितनी इच्छाएं होंगी उतनी हम हाय हाय करते हैं, उतनी हम काम करते हैं, पर हम अपना जीवन जी पाते
नहीं है। तो यहाँ पर दीना ने भी वही किया, पूरी जिंदगी मेहनत की, पर दीना ने सुख कभी प्राप्त नहीं किया। आज उसके परिवार वाले भी अनाथ हो गए। तो उसके परिवार वाले भी अनाथ क्यों हो गए? क्योंकि दीना की इच्छाएं तृप्त नहीं थी। चलिए, लेसन सबको अच्छी तरह से समझ में आया बेटा? आया ना सबको समझ में? ओके। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।